अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर अ पार्टिकल ऑफ एटॉमिक मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ऐसा पार्टिकल जो एटॉमिक साइज़ में है। हम बड़े पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, एटम्स की बात कर रहे हैं। इट इज़ impossible to determine both momentum and position simultaneously. So you have learned this principle earlier also, कि you can't determine the position, that is x, and momentum p of a particle simultaneously. That is, there will be uncertainty in either one of them. If uncertainty in one is less, the uncertainty in the other one is more. So uncertainty को यहाँ पे हम डेल्टा से प्रेजेंट करेंगे. So डेल्टा x का मतलब होगा uncertainty in x. X is not exact, we are uncertain but x is, so we will call it delta x. The greater the delta x means greater uncertainty in position. So particle can be here, here, here. So there is a greater possibility that we are unsure that कि particle इस सारी जगह में कहाँ पे हो सकता है. So greater delta x का मतलब है कि there is a greater chance of particle being found in various positions. Similarly, greater momentum का मतलब है कि momentum की जो भी value है, we are unsure about that. So the product of uncertainty delta px so ये हम x component की बात कर रहे हैं, इस तरह y component और z component में लाइक सिमिलर रिलेशन होल्ड करेगा. सो डेल्टा पी एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स कहता है कि इन दोनों के बीच में जो इनकी जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की अनसर्टेनिटी की जो प्रोडक्ट है, इट मस्ट बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच ओवर टू पाई. सो यानी हम इन एच ओवर टू पाई एक लिमिट है, आप कह लो एक मिनिमम लिमिट है, इससे छोटी या इससे ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हम इन दोनों की पोजीशन और मोमेंटम, यानी मोमेंटम और पोजीशन के बारे में. इनकी जो भी अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा ही आएगी, या इसके बराबर होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती. यानी हम ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते. कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो इतनी अनसर्टेनिटी होगी ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती. So we know that according to the de Broglie, every subatomic or particle has a wave associated with it. So यानी जैसे हमने कहा था कि वेव जो है वो पार्टिकल लाइक बिहेव करती है. सिमिलरली यू आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करेगा. इफ़ इट इज़ मूविंग इट कैन बिहेव लाइक अ वेव. सो वी विल बी अनश्योर कि ये पार्टिकल किस टाइम पे कहाँ है. तो यानी हम उसकी पोजीशन के बारे में अनश्योर होंगे, उसके मोमेंटम के बारे में अनश्योर होंगे. तो ये चीज़ ट्रू है पार्टिकल के लिए भी. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो वेव लेंथ पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है लैम्डा, उसका और मोमेंटम का रिलेशन ये है. सो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी एक्स. सो दिस इज़ द वेव लेंथ नाउ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे आपको मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल नज़र आ रहा है. सो पी एक्स इक्वल टू एच ओवर लेमडा, और यहाँ से आप 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो एच ओवर 2 पाई आपको साइड पर रहने दें, और 2 पाई ओवर लेमडा जो है उसको हम के कह सकते हैं, विच इज़ वेव नंबर, या कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो आपके पास हैं. The uncertainty delta px in momentum is given by this. So delta px, इधर आप डेल्टा लगा दो तो के एक साथ भी डेल्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि वो भी अनश्योर हो जाएगा जैसे ये अनश्योर होता है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये तो कांस्टेंट है. सो इफ़ दिस इज अनसर्टन, दिस इज अनसर्टन. By Fourier analysis of a single wave packet in x direction, it can be shown. वेव पैकेट बाय द वे ये होता है, आपके पास एक सिंगल वेव जो है जिसका डेफिनेट एक वेव लेंथ होगी, जिसका डेफिनेट आपके पास वैल्यू होगी, वो एक इस तरह की वेव नज़र आएगी जो डेफिनेटली चलती जा रही है. बट अगर आपके पास एक वेव पैकेट है तो वो कुछ इस टाइप का, यानी हर जगह पर ज़ीरो लेकिन एक जगह पर उसमें इस तरह की पेक होगी. अब ये वेव पैकेट जो है वो जितना नैरो होगा, सो ये वेव पैकेट जो है वो जितना नैरो होगा, उसका मतलब है कि एक्स जो है, सो दिस इज़ एक्स दी, आप कह लो कि जो उसका स्प्रेड है वेव पैकेट का, दिस रिप्रेजेंट्स एक्स. और ये जो इसकी जो विड्थ है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये जितना ज़्यादा शार्प होगा, आप कह लो कि जितना ज़्यादा आप, अगर मैं एक शार्प वाला ड्रॉ करूँ, सो अगर ये जितना ज़्यादा शार्प होगा उसका मतलब होगा उतने ही ज़्यादा आपको नंबर ऑफ़ वेव्स को ऐड करके वेव पैकेट बनाना पड़ा है. सो रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल वेव जो है वो इस तरह नज़र आती है ना, ये एक ही वेव लेंथ की वेव है.
अगर आप बहुत सारी वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ की वेव को मिलाओ तो आप इस वेव पैकेट को बना सकते हो, बट अगर आपको इसको तो लेकिन ये यानी इस तरह का वेव पैकेट बनेगा, बट अगर आपको इसको मज़ीद शार्प करना है तो आपको ज़्यादा जो है वो वेव इस्तेमाल करनी पड़ेंगी इसको मज़ीद शार्प करने के लिए, ठीक है। वो सारी वेव इस तरह की होनी चाहिए कि वो इस पॉइंट पे सभी जो हैं वो अपना मैग्नीट्यूड उनका मैक्सिमम हो, बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर उनका मैग्नीट्यूड कैंसिल हो रहा हो। सो जितनी ज़्यादा आप वेव्स लेके आएंगे ऐड करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये जो वेव पैकेट है वो शार्प हो जाएगा। सो कहता है कि अगर हम उनका फोरियर एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो फोरियर एनालिसिस ऑफ अ सिंगल वेव पैकेट इन एक्स डायरेक्शन, इट कैन बी शोन दैट द विड्थ ऑफ द वेव पैकेट डेल्टा एक्स, यानी ये जो विड्थ है इसकी, द ग्रेटर द विड्थ, इसका मतलब है कि लेस नंबर ऑफ वेव जो है उन्होंने उस पैकेट को बनाया है, एंड द लेस द विड्थ यानी ये इस केस में, तो इसका मतलब है कि ग्रेटर नंबर ऑफ वेव्स ने इस वेव पैकेट को शार्प वाले को बनाया। सो कहता है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा के एंड डेल्टा एक्स, और ये क्या है, ये थोड़ा इन्वर्स रिलेशन है कि ग्रेटर नंबर ऑफ के मेक अ स्मॉलर विड्थ पैकेट एंड स्मॉलर एंड greater width packet is made up by smaller number of waves, and there's a रिलेशन कि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली 1/2 के इक्वल हैं, एंड दिस कम्स फ्रॉम द फोरियर एनालिसिस। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स सिंपली 1/डेल्टा की है, या आपस में इन्वर्स हैं। तो हम इसकी ये वैल्यू या ये 2 वाली वैल्यू लेनी है तो वो ले लें। सो 2 वाली वैल्यू लेनी है तो ये लेके आप इसको 2.1 में पुट कर सकते हैं। सो डेल्टा पी, इधर आपने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरफ क्या करेंगे, डेल्टा के को या आप यूँ कर लें कि डेल्टा के को उधर ला के 1/डेल्टा के कर दें तो इधर डेल्टा एक्स आ जाएगा, या डेल्टा एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये डेल्टा के जो है वो आपके पास यानी यहाँ से डेल्टा के जो है वो इधर से ख़त्म हो जाएगा। सो डेल्टा के इधर से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 2 था तो ये 2 हमने साथ लिखा था इसके, ये इधर 4 बन जाएगा। सो आपके पास ये आ जाएगा इस तरह, ये इससे कैंसिल हो गया। सो आपके पास आ गया डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, और इसका जो डेरिवेशन है इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, मे बी यू विल डू इट इन मैथमेटिकल मेथड्स। So delta x delta px equals h over 4 pi, approximately equal to, which means it is greater than equal to not less than। और ये आपके पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h bar over 2 pi, and a similar relation hold in the y direction and in the z direction. This relation may be regarded as the mathematical formulation of Heisenberg uncertainty principle, first derived by this Werner Heisenberg in 1927. This relation refers to ideal instruments. In practice, we cannot achieve approximate result contained in above relation. Hence, we can put these equation as in the form of greater than or equal to. Okay, so like this is more precisely be written as not approximately equal to but greater than or equal to. We know that construction of a wave packet requires superposition of waves with a range delta k in the wave number or a range delta px in the momentum. Hence uncertainty principle can also be stated as a particle cannot describe by a wave packet in which both position and momentum have arbitrarily small ranges. ठीक है, पार्टिकल, चूँकि ये पार्टिकल की बात हो रही है ना, सो पार्टिकल तो स्पेस में लोकलाइज्ड होता है, तो इसीलिए हम वेव पैकेट को यानी हम जब पार्टिकल की बात करें तो हम कह रहे हैं एक वेव पैकेट है, क्योंकि पार्टिकल स्पेस में लोकलाइज होता है, वो हर जगह स्प्रेड नहीं होता। सो देयरफॉर व्हेन वी से इट्स अ पार्टिकल, इट मीन्स इट हैज़ सम पोजीशन एंड मोमेंटम, so it has some position, so only a wave packet can have some position in the space। अदरवाइज जो वेव होती है वो तो इन्फिनिटली चलती रहती है ना, एक जो सिंगल वेव है वो तो इन्फिनिटली चलती रहेगी, बट एक जो वेव पैकेट है वो स्पेस में एक स्मॉल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। सो देयरफॉर पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव पैकेट, ठीक है, इन विच बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम हैव आर्बिट्ररीली स्मॉल रेंजेस। स्मॉल रेंजेस का मतलब है कि पार्टिकल है तो चूँकि सो देयरफॉर उसकी जो उसका वेव पैकेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ स्मॉल विड्थ, यानी उनकी अनसर्टेनिटी या उनकी जो रेंज है, ये बेसिकली रेंज जो है अनसर्टेनिटी ही है, कि हम जो है वो हम कह रहे हैं कि वी आर नॉट सर्टन अबाउट व्हाट एक्स इज। एक्स हैज़ अ रेंज, इट कैन हैव आइदर दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, इट इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यू दैट इट कैन हैव। सो स्मॉल रेंजेस होंगी सिंस इट्स अ पार्टिकल, ठीक है।
अच्छा, मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि जो वेव है इट हैज़ इसकी अगर हम एक्स की बात करें कि वेव की पोजीशन कहाँ है, तो इसकी पोजीशन तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी ना उसमें, कि हर जगह फैली हुई है। यू कांट से वेयर द वेव इज़, इट्स लाइक स्प्रेड ऑल ओवर। हाँ, लेकिन इसका जो लेमडा है या इसकी जो वेव लेंथ है इट इज़ डेफिनेट। सो सिमिलरली एक पार्टिकल जो है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसका अगर मैं मतलब एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करूँ, तो उसकी पोजीशन एक डेफिनेट वैल्यू है कि जी यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कोई वेवलेंथ जो है वो नहीं है। वेवलेंथ जो है उसकी कुछ भी हो सकती है। इट कैन हैव अ लाइक एक स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ। सो ये एक ऑपोजिट टाइप की आप कह लो कि वो है कि वेव जो है उसकी वेवलेंथ होती है और पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन होती है। लेकिन अगर पार्टिकल है जो कि वेव और पार्टिकल दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है, अच्छा वेवलेंथ से एसोसिएटेड मोमेंटम भी होता है। सो अगर एक पार्टिकल है जो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, सो इट कैन हैव अ x spread in x and spread in momentum both। आपको पता है ना कि वेव जो है उसके साथ p इज इक्वल टू एच एफ या p इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, हर वेव के साथ एक डेफिनेट मोमेंटम जो है वो एसोसिएटेड है। तो मेरा जब मैं ये कह रही हूँ कि वेव जो है उसके पास डेफिनेट वेवलेंथ होती है, तो मतलब उसके साथ उसके पास डेफिनेट मोमेंटम होता है। इसी तरह पार्टिकल जो है उसके पास एक डेफिनेट जो है वो वेव भी पोजीशन भी होती है, मोमेंटम भी होता है। बट अगर ये पार्टिकल एक वेव से रिप्रेजेंट हो रहा है, बहुत छोटा है और इसकी वेवलेंथ भी है, तो इसकी दोनों चीज़ें यानी इसकी पोजीशन और इसकी मोमेंटम दोनों में क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। वो होगी स्मॉल क्योंकि ये पार्टिकल है, बट ये कि ये अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी। एच ओवर 2 पाई की वैल्यू आपके पास ये है। हमें पता है एच की वैल्यू क्या होती है, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास है एच बार या एच कट जिसको हम कहते हैं उसकी वैल्यू। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की? इफ़ मोमेंटम पी एक्स ऑफ द पार्टिकल इज डिटरमिन्ड विद एक्यूरेसी एट सम इंस्टेंट दैट इज डेल्टा पी एक्स ज़ीरो, अगर हमें पता चल जाए कि पार्टिकल रेस्ट पे है, देन एट दैट इंस्टेंट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बिकम्स इनफाइनाइट। तो अगर किसी जगह पर डेल्टा पी एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा या मूव नहीं कर रहा होगा, उस पॉइंट पर वो पार्टिकल जो है वो किसी भी जगह पाया जा सकता है। इफ़ इट इज़ नॉट मूविंग इट कैन बी एनी वेयर इन द, सो डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी जो है वो इन्फिनिट हो जाएगी। सिमिलरली इफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज डिटरमिन्ड विद एक्यूरेसी, अगर आपको पता चल जाए पार्टिकल इस टाइम यहाँ पड़ा हुआ है, देन डेल्टा पी एक्स बिकम्स इन्फिनिट। हम ये आइडिया नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली इस टाइम पर क्या मोमेंटम पोजेस कर रहा है या क्या मोमेंटम से एसोसिएटेड एनर्जी होती है या आप कह लो कि वेलोसिटी होती है। तो व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो इन्फिनिट हो जाएगी। दस, if an experiment is performed to measure position x accurately, then its momentum will become uncertain and vice versa। अगर आप मोमेंटम सर्टेनली फाइंड कर पाते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है और उसमें अनसर्टेनिटी इन्फिनिट हो जाती है। फॉर पार्टिकल मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, अनसर्टेनिटी बिकम्स डेल्टा m। सो यहाँ पे आपने मोमेंटम को m और v लिख दिया ना, तो यहाँ से डेल्टा v और डेल्टा x के बीच में ये अनसर्टेनिटी इवेंचुअली आ जाती है क्योंकि m जो है वो तो कांस्टेंट है। फॉर हैवी बॉडीज़ एच दिस इज़ ज़ीरो, से अनसर्टेनिटी वैनिशेज़, क्योंकि हैवी बॉडीज़ के लिए एच और ये वैल्यू बहुत छोटी है। आपने देखा एच ओवर 4 पाई की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻34। अगर आप इसके साथ नीचे मैथ में डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि मैथ से डिवाइड करने से मैथ्स भी कोई नंबर होगा पॉजिटिव, उससे भी डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। सो सिंस फॉर हैवी बॉडीज़ दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल है, हैवी बॉडीज़ के मास के कंपेयर या उसके मैग्नीट्यूड जो है उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू चूँकि इतनी स्मॉल है, तो हमें इतनी स्मॉल वैल्यू में जाना भी नहीं है। मतलब इतनी उन बॉडीज़ के लिए इतनी स्मॉल वैल्यू कुछ लाइक इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती है। सो उनके लिए ये अनसर्टेनिटी वैनिश हो जाती है, या ये अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती भी है तो इतने बिगर स्केल के ऊपर इस अनसर्टेनिटी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। दिस इज़ लिमिटिंग केस फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। दस क्लासिकल मैकेनिक्स इज ट्रू फॉर हैवी बॉडीज बट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अनसर्टेनिटीज आर करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ओनली। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स में ये प्रिंसिपल काम करेगा, ये हैवी बॉडीज़ या क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद हैवी बॉडीज़, ठीक है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जिनके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है, उन पार्टिकल के साथ डील करती है। एक इसी तरह का रिलेशनशिप जैसा हमने मोमेंटम और पोजीशन के बारे में पढ़ा है, टाइम और एनर्जी के बारे में भी एग्जिस्ट करता है फॉर द सेम बॉडीज़ जो हमने यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्हीं के लिए ये रिलेशन ये भी एग्जिस्ट करता है। क्या है?
कि it is impossible to determine both energy and time coordinate of a particle with unlimited precision. That is the what energy a particle has and at what time it has that energy. तो वो दोनों चीज़ें जो हैं उनमें भी अनसर्टेनिटी पाई जाती है. लेट्स सपोज यू हैव दिस रिलेशन एस इज इक्वल टू वी टी, तो आप डेल्टा टी यहाँ से एस यानी पोजीशन ओवर वेलोसिटी इस तरह लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 में, where v is the velocity of the particle along the x-axis. So uncertainty delta E in kinetic energy is okay. So E आपके पास है 1/2 mv स्क्वायर vx स्क्वायर, और यहाँ से आप उधर इसके ऊपर m और से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये आपके पास px स्क्वायर बन जाएगा ओवर 2m, और डेल्टा E इज़ 2px ओवर 2m. यहाँ से आपने क्या किया, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 2 के साथ उन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई है. आप ऐसे करें कि बजाय इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से आप ये डायरेक्टली रिलेशन तक आ सकते हैं कि ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट इज़ एम वी, इसको वी कर लें, ठीक है, वी, और ये आपके पास मोमेंटम है और ये वेलोसिटी है, और सिंस दिस इज़ इन एक्स डायरेक्शन सो एक्स डायरेक्शन में होगा बोथ. मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन, सो ये वाली क्वेश्चन और ये वाली क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई करें तो इधर एनर्जी है, इधर टाइम है, आ जाएगा एनर्जी एंड टाइम, और डेल्टा एक्स और ओवर वी एक्स, और यहाँ पर वी एक्स और डेल्टा पी एक्स कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ जाएगी डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स डेल्टा, और इनकी अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो यहाँ पे लिखते हैं. सो दैट अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो ई और टी के लिए भी ट्रू होगा. दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी टाइम uncertainty. It tells us that all energy measurements have an inherent uncertainty unless we have an infinite time available for measurement of this energy. सो यानी अगर आप एक एनर्जी मेजर कर रहे हैं, किसी स्टेट में एक पार्टिकल है किसी टाइम के लिए, और तो या तो वो इन्फिनिट टाइम के लिए उस स्टेट में रहे तो आप एनर्जी मेजर कर पाएंगे, तो टाइम में अनसर्टेनिटी इन्फिनिट हो जाएगी. बट अगर आप उसकी जो है वो कहते हैं uncertainty principle tells us that we cannot know everything about a particle, so vice versa is true, that is if we know the time exactly what time जो है वो पार्टिकल उस स्टेट में है तो उसकी एनर्जी के बारे में यू आर नॉट श्योर. सो यानी ये दोनों चीज़ें जो आपस में इनकी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है. So these are the two uncertainty principles, or not two exactly, two forms of the same uncertainty principle. Now you will do what? आप क्या करेंगे कि आई थिंक ये इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. इट जस्टिफाइज ड्यूअल पार्टिकल वेव नेचर ऑफ द लाइट एंड मैटर. It justifies why electrons cannot exist inside the nucleus. ठीक है, this is the ये आपका टास्क है. आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है why electrons cannot exist inside the nucleus. For you the time of the task is Tuesday. तो Tuesday को आपने सबने मुझे एक जो है वो पेज पर ये PDF में सेंड करने हैं आपने मुझे पेज, और ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हो. That why according to the uncertainty principle electron cannot exist inside the nucleus. uncertainty principle से आपने इसको प्रूव करना है, समझना है. if there is any problem आपको समझने में हो रही है तो आपने ट्यूसडे से पहले मुझसे पूछना है, और आपने मंडे तक आप मुझसे पूछ सकते हैं. ट्यूसडे को आप फर्स्ट टाइम में लाइक इन द मॉर्निंग आप मुझे ये असाइनमेंट सबमिट कराएंगे PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ. It points out that Bohr orbits do not have well-defined contour but are fuzzy spherical shells. Why? Because they have because of this wave that is associated with the particle electron. अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं probabilistic interpretation. So probability जो है वो क्या है. In quantum mechanics, the state of a particle correspond to the de Broglie wave of this particle. ठीक है, state of the particle is associated with the de Broglie wavelength.
therefore and it is described by a wave function since it's a wave, ठीक है, has a wavelength lambda, so it can be defined as a in the form of a wave function, ठीक है। पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नहीं रहा, पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड हो गई है, तो चूँकि वो एक वेव भी है, सो हम उसको एक वेव फंक्शन के तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट फाई एक्स टी, पोजिशन एक्स टाइम टी में। Therefore phi x t describe the wave properties of the particle, the quantity, अगर हम इसका मॉड स्क्वायर ले लें, यानी इसका मॉड का मतलब है इसकी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, सो द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट गिवन पॉइंट इन स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। सो यानी ये जो हम मॉड स्क्वायर ले रहे हैं, ये पार्टिकल को फाइंड, इट्स इंटेंसिटी ऑल्सो वट इंटेंसिटी इज़ कि उस पॉइंट पर कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना ज़्यादा पार्टिकल के पाए जाने का चांसेस है। तो यानी यहाँ पे इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डी पी दैट इज़ दी 1927 में बोर्न इंटरप्रेटेड दिस एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो डी पी इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट इज़ psi स्क्वायर का मॉड स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब चूँकि हमने इसको यानी डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल लिया है इसका, सो we're finding the particle in some at some t in the space located between x to x plus dx. So dx is the width that we are finding the particle in. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट देखें, तो ये बाय द वे नेक्स्ट टॉपिक है, बट ये कि अगर आप इसको देखें, सो ये आपके पास सिंगल स्लिट में जो पार्टिकल आ रहा है वो सबसे ज़्यादा उसके पाए जाने के चांसेस यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे कम है, ठीक है। सो ये चीज़ जो हमने ये जो ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ इज़ बेसिकली दिस थिंग, ये उसके वेव फंक्शन की जो हमने इंटेंसिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी है, ये वो चीज़ है। सो जहाँ पर भी ये इंटेंसिटी हाई है, वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमेशा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर अगर हम प्रोबेबिलिटी को ओवर ऑल स्पेस जो है वो इंटीग्रेट कर दें, तो इसका मतलब है कि हम पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं कि वो इन्फिनिट स्पेस में कहाँ पर है। तो चूँकि इन्फिनिट स्पेस में वो कहीं पर तो होगा ही, सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इज़ 1, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। हाँ, लेकिन कहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी मतलब 0.9 हो सकती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा है, 0.1 हो सकती है, मतलब बहुत कम है, तो 1 से कम होगी। बट ये कि मैक्सिमम, जैसे आप कह लो 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये मैक्सिमम 100 बन जाएगा ना, तो इस तरह 1 का मतलब है कि 100% चांस है कि पार्टिकल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक में कहीं तो पाया जाएगा। बट उसके अलावा यानी अगर आप इन पॉइंट्स पे देखें, तो इन पॉइंट्स पे उसके पाए जाने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस है, फिर यहाँ पे थोड़े कम हैं, तो 1 से कम ही होगा।